इसमें मेघालय पुलिस और साथ ही फिर यूपी पुलिस, इधर इंदौर की पुलिस भी एक्टिव हुई और एक जॉइंट कोऑर्डिनेशन देखने को मिला। सबसे पहले मेघालय पुलिस की तरफ से और मेघालय के सीएम की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है कि सोनम इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है और उसने ही अपने पति की हत्या करवाई। फिर उसके बाद परिवार के स्टेटमेंट आपने सुने होंगे। ऐसा लगा कहीं ना कहीं कि कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इसमें। मैं ये समझना चाहती हूं कि पुलिसिया कार्रवाई को लेकर अभी तक आपने क्या समझा। दूसरा, क्या आपको किसी तरीके की जल्दबाजी नजर आती है, क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट्स नहीं है, सब थ्योरीज हैं, अभी सब कुछ थ्योरी बेस्ड है। आप ऐसे देखिए कि मेघालय पुलिस जिस दिन उसका स्कूटर रिकवर हुआ है उसी दिन से शांतिपूर्वक बिना हल्ला किए हुए बहुत ही पेंसटेकिंग तरीके से सारा इन्वेस्टिगेशन किया। उन्होंने किसी को बताया नहीं, कोई डिस्क्लोज़ नहीं किया है। उसका कारण ये है कि आज के ज़माने में टेक्निकल एविडेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो टेक्निकल एविडेंस उन्होंने इकट्ठे किए और उसके साथ में थोड़े बहुत जो ह्यूमन एंगल्स हैं, जो गवाहियाँ हैं, वो थोड़े बहुत उन्होंने रिकॉर्ड किए और उसके बाद लोकेशंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, सारी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी कर ली। उसके बाद तब उन्होंने छापा डाला, जो कि मैं कहूँगा कि मध्य प्रदेश पुलिस के साथ में किया और जितना बताना था वो बहुत ही संयम के तरीके से उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है। तो वो सही है और एक एक शब्द जो उन्होंने बोला, इंक्लूडिंग सीएम मेघालय साहब ने जो बोला, उसका एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है अभी तक। और इसके बाद में अगर हम कहें कि इंदौर में या पेरेंट्स ने किसी ने कहा, तो आपको ये समझना होगा कि पेरेंट्स की भावना क्या होती है। तो उन्होंने अपनी भावना के तरीके जो कुछ कहा उस पर कोई कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना उस ओपिनियन की कोई वैल्यू होगी। तो अब तो चूंकि सारे करीब समझिए कि सभी लोग पकड़ में आ गए हैं, तो जब इनके कस्टोडियल इंट्रोगेशन होंगे तो कस्टोडियल इंट्रोगेशन के बाद में जो स्टेटमेंट्स आएंगे उसके बाद कुर्सी पर बैठा के आमने सामने इनसे बात होगी। आई मीन जैसे मान लीजिए दो लोग हैं उसमें, उन दोनों के स्टेटमेंट्स को लेके आपस में बात करके क्रॉस चेक किया जाए कॉन्ट्रडिक्शंस क्या हैं। तो वो कॉन्ट्रडिक्शंस जब सामने आएंगे तो फिर से क्लैरिफाई किया जाएगा और जो करेक्ट स्टोरी बन के आती है वो इनको ले जाया जाएगा मजिस्ट्रेट के सामने में और मजिस्ट्रेट के सामने इनके बयान कराए जाएंगे जो शपथ पत्र के साथ में होंगे। तो उसकी वैल्यू है और मैं समझता हूं कि इसमें बड़ा सुंदर इन्वेस्टिगेशन हुआ और इसके लिए मेघालय पुलिस मैं कहूँगा कि बधाई के पात्र हैं। बहुत अच्छी बात है सर इन्वेस्टिगेशन, लेकिन 19 दिन बाद गाजीपुर में मौजूद रहते हुए खुद सोनम ने फोन किया अपने भाई को। सबसे पहली बात, उसने बाकायदा ट्रैवल किया, एक जगह से दूसरी जगह उसने ट्रैवल किया, होटल की बुकिंग्स करवाई, जो आप डिजिटल एविडेंसेस की बहरहाल बात कर रहे थे, लेकिन जगह जगह उसने खुद ट्रैवल किया और 19 दिन बाद उसकी बरामदगी होती है। वो भी कब? जब वो खुद अपने भाई को फ़ोन करती है। इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन, क्योंकि 19 दिन से सर तलाश जारी थी जब कत्ल का पता चला और उसके बाद पत्नी की तलाश की जा रही थी। आपको लगता है कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में कहीं कोई लूप होल्स, क्योंकि एक 19 दिन का वक्त, सीसीटीवी फुटेज से लेके रेलवे स्टेशन से लेके, क्या वहां तक की निगरानी उस तरीके की थरो नहीं रही कि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस ये 19 दिन का रहा? नहीं, और ऐसा उसमें नहीं। भी उसको सामने खुद से आना इनफैक्ट ऐसा है कि टेक्निकल एविडेंस ऐसा होता है कि पहले दिन से ही मिलना शुरू हो जाता है और उसके बाद हर एक पहलू की जानकारी ली जाती है। जैसे इस पहलू, इसमें एक पर्टिकुलर केस में मैं बताऊं आपको, मेघालय में जा कर के और चेरापूंजी ना जा कर के मौसिनरम या सोहरा की तरफ आप चले गए और वहाँ पर एक छोटे गेस्ट हाउस में जाके रात में रुकते हैं, इसका मतलब गूगल से उन्होंने उसकी लोकेशन पहले से देखी होगी, टिकट बुक करने के पहले देखी होगी। तो ये चीज़ जो वेरीफाई करना है, ये जब हम सिम कार्ड पकड़ते हैं तो सिम कार्ड के साथ IMEI नंबर लेकर के एक मशीन से हम निकाल सकते हैं कि इसके कॉन्टैक्ट कहाँ कहाँ हैं। तो आपको अब मालूम होगा कि इसका जो मास्टरमाइंड है, अगर एक है तो पीछे वहाँ इंदौर में ही बैठा रह गया और उसके फील्ड वाले लोग सब बाहर आए। तो वो मास्टरमाइंड का जब टेलीफोन नंबर, उसके ट्री बनाए गए, टेलीफोनिक ट्री, तो ये देखा गया कि कहाँ कहाँ इसके तार जुड़े हुए हैं और जब सबके ऊपर में बिल्कुल करेक्ट इन्वेस्टिगेशन होकर के हो गया, तब उन्होंने डिस्क्लोज किया कि अब हम इनको पकड़ने जा रहे हैं और तब फिर उसके बाद गिरफ्तारी हुई। जी। डॉक्टर निशा खन्ना, आपके पास आते हुए सोनम का बिहेवियर और जिस तरीके के स्पेक्यूलेशन सोनम के मिलने के बाद
जो बातें सामने आई या परिवार की बातें सामने आई या जो सोनम के ऊपर इस वक्त आरोप लग रहे हैं कि कितने सामान्य तौर पर सोनम ने ट्रैवल किया, ट्रेन लेकर वो इंदौर भी लौटी, ये किस तरीके का साइकोपैथिक बिहेवियर दिखाता है? ये साइकोपैथिक बिहेवियर है, ये नार्सिसिस्टिक अप्रोच है, या फिर ये क्योंकि एक इन्वॉल्वमेंट किसी तीसरे शख्स के साथ, एक लव ट्रायंगल की बात हो रही है, तो कैसी मानसिक स्थिति सोनम की रही होगी कि इतनी सारी प्लानिंग, एक शांत जगह पर, गुमनाम जगह पर लेकर जाना फोटो शूट के बहाने, लोकेशन को बार बार शेयर करना, मतलब पूरी तरीके से षड्यंत्र रचना। किस तरीके की मानसिक स्थिति आप सोनम की रीड कर पा रही हैं मैम? देखिए, साइकोपैथिक टेंडेंसीज तो कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है, इस पर्सन में है। जब भी कोई मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है, अब उसमें नार्सिसिज्म डिसऑर्डर भी हो सकता है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, अगर हम बात करें हो सकता है डेल्यूजनल डिसऑर्डर हो, कोई साइकोटिक या साइकोसिस के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें तो मुझे लग रहा है अगर उसकी टेस्टिंग होगी और पुलिस पूरा वेरिफिकेशन करेगी तो सामने आ जाएगी। हाँ, मेंटल हेल्थ कंडीशन अगर ऐसी होती हैं तो कोई भी इंसान ऐसी स्टोरीज़ फैब्रिकेट कर सकता है, वो कॉम्फ्लेज कर सकता है कि कहीं ना कहीं जो भी जैसे आपने बोला है, ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है, लोग प्लानिंग करते हैं, प्लॉटिंग करते हैं, और ये सिर्फ इसलिए नहीं, मतलब वो जर्नल डेली के रूटीन में भी कई बार बहुत सारे लोग प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं। मुझे नहीं पता, बट आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि ये साइको डायग्नोस्टिक स्केल्स होते हैं जिसके थ्रू ये भी पता चल जाता है कि कोई इंसान कितने हद तक लायर है, जिसे हम बोलते हैं पैथोलॉजिकल लायर। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो हो सकता है सोनम पैथोलॉजिकल लायर भी हो, वह हर बात पर झूठ बोल रही हो। कई बार ये अब झूठ बोलने की आदत वो किस वजह से है, अगेन उसके भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक पर्सन का इस तरह का बनना जिसमें वो खुलकर अपने माँ बाप को ये ना बता पाए कि वो शादी नहीं करना चाहती, तो अपने आप में ही उसकी एक वीकर पर्सनैलिटी को आगे हाईलाइट करता है। फिर अगर लड़के को भी इस बात का थोड़ा सा भी शक हुआ कि वो लड़की डिसइंटरेस्टेड है या इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रही है, फिर भी उसने भी शादी से बैकआउट करने का डिसीजन नहीं लिया। कहीं ना कहीं हम ये कहेंगे ओवरऑल, देखिए मेंटल हेल्थ कंडीशंस, जबकि सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं तब ऐसे केसेस में ऐसा हो सकता है। अब आप अगर किसी भी इंसान का प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रहे हैं तो लैक ऑफ एम्पैथी और लैक ऑफ रिमोर्स की तो हम सोच नहीं सकते, वो डेफिनेटली वो उसका एक पर्टिकुलर सिम्टम और साइन तो है ही। पर्टिकुलर डिसऑर्डर, अब नार्सिज्म के ट्रेट्स या एंटी सोशल पर्सनैलिटी जो मैं बोल रही हूँ, उसमें ये कह सकते हैं कि एंटी सोशल पर्सनैलिटी का मतलब होता है मेरी मर्जी, मेरे लिए लॉज रूल्स रेगुलेशंस लाइफ में कोई मायने नहीं रखते। और इस पर्टिकुलर केस में ऐसा हो सकता है क्योंकि जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स समझ में आ रहे हैं, जैसे आपने बोला कि उस पर्सन ने हायर किए लोग मारने के लिए, तो वो एंटी सोशल पर्सनालिटी का ट्रेट हो सकता है। और मुझे लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ और मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और ऐसे इंसान में लाइंग के ट्रेट्स होना, पैथोलॉजिकल लाइंग करना, मैनिपुलेशन करना बहुत नॉर्मल बात है ऐसे डिसऑर्डर में। ज़रा एक बार वो वाले विजुअल्स रखेंगे जब एक शादी के बाद की सेरेमनी सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी की चल रही है, और मैं डॉक्टर निशा खन्ना चाहूँगी कि इसमें ज़रा सोनम की बॉडी लैंग्वेज को एट द सेम मोमेंट आप मुझे रीड कर दिखाइए, क्योंकि ऐसा लगता है कि बहुत ही डिसइंटरेस्टेड उस पूरी सेरेमनी में सोनम नज़र आती हैं, क्योंकि लव ट्रायंगल की भी बात हो रही है। एट द सेम टाइम आपको लगता है कि इसमें किसी तरीके का गिल्ट सप्रेशन भी रहा होगा, क्योंकि आप जिसके साथ इन्वॉल्व थे आप उससे शादी नहीं कर पा रहे, आप किसी और से शादी बिना मन के कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि पता नहीं है रिश्ता कैसे निभेगा, कैसे चलेगा। दूसरी तरफ आपके दिमाग में ये भी है, क्योंकि जब स्टेटमेंट ये आया कि उसने उन लोगों को कहा कि इसे मार दो, तो मतलब आपके अंदर वो एंगर भी है। तो गिल्ट सप्रेशन है, एंगर का मोड ज्यादा है, क्या है? देखिए, एंगर और अग्रेशन जैसे की बात है, सप्रेस अगर आप अपने गुस्से को दबाएंगे तो कहीं ना कहीं तो वो निकलेगा, और कहीं ना कहीं आप मानिए ये एक हेट का एंगल भी हो सकता है। अगर आप किसी को पता है आप एक ऐसे बंधन से बाहर नहीं निकल सकते, तो उसका तरीका क्या है, इस पर्सन को खत्म कर दिया जाए। और वो रेज कितने डीपर लेवल पर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हो सकता है, अब उसकी चाइल्डहुड पर्सनालिटी का रोल हो सकता है, उनके घर में कैसा इन्वायरमेंट था, स्पेशली इस लड़की के घर में कैसा इन्वायरमेंट था, वो मेजर रोल प्ले करता है, और उसके आसपास का सपोर्टिव इन्वायरमेंट कितना था। अब ये लड़के ने भी, जैसे सेकंड आपने बोला है कि अगर अफेयर चल रहा था, उसके बिना भी साथ में शादी कर रहे हैं, तो अंदर ही अंदर एक अंतर्द्वंद तो चल रहा है। उस द्वंद में उसे लग रहा है यही एक तरीका है जिससे मैं इस रिलेशनशिप से बाहर निकल सकती हूँ। तो मुझे लग रहा है कि शायद मैं शादी से बाहर
बाहर तो नहीं निकल सकती, और ये लड़का भी पीछे नहीं हटा ये जानते हुए कि मैं डिसइंटरेस्टेड हूँ। तो मुझे लड़का भी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं लगा जिससे इसकी शादी हुई, और ये लड़की तो थी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप ये बोलोगे सप्रेशन का रोल हो, रिप्रेशन का रोल हो, अगेन इसका जब तक साइको एनालिसिस नहीं होगा कम्प्लीटली तब तक मैं कुछ नहीं कह सकती। बट जितनी भी इसके साइंस बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि उसका कहीं ना कहीं इंक्लिनेशन दूसरे पर्सन की तरफ ज़्यादा होगा, और उसको ये अपने आप रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट लग रहा होगा, बिकॉज इस पर्सन ने बैकआउट नहीं किया ये जानते हुए भी कि वो लेस इंटरेस्टेड है।